नमस्कार दोस्तों, जे टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं हूं जसवंत सिंह चौहान और देखिए दोस्तों, हम जो बेसिक साइंस पढ़ रहे थे दोस्तों, हमारे जो साइंस के चैप्टर चल रहे थे उसमें दोस्तों आज हम जो पढ़ेंगे वो है उत्सर्जन तंत्र। दोस्तों उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से जो विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए विष के समान कार्य कर सकते हैं, उनको हमारे शरीर से बाहर निकल जाना जो है दोस्तों बहुत जरूरी हो जाता है। हम उस उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे जो इस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो दोस्तों हम देख लेते हैं शरीर से जो ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये कौन कौन से होते हैं। हमारे पास अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया और CO2। ये सारे जो दोस्तों बाहर निकालने की व्यवस्था होती है, एक प्रक्रिया होती है दोस्तों जिसको उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। और जो तंत्र इस प्रक्रिया को परफॉर्म करता है वो उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब दोस्तों ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं तो ये हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक विष के समान कार्य करते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमको इस शरीर से जो है इसको बाहर निकालना अत्यंत जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ देखें कि जो CO2, तो CO2 क्या होता है दोस्तों, CO2 को तो जो है फेफड़े बाहर निकाल देते हैं जब हम सांस को जो है बाहर छोड़ते हैं उस टाइम ये रिलीज हो जाता है। लेकिन अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल दोस्तों ये तीनों जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, ये नाइट्रोजन युक्त जो है अपशिष्ट है जिनका शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। ये हम देख लेते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होते हैं क्या काम कर कितने होते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले हो गया अमोनिया। तो अमोनिया जो है दोस्तों उसके उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो अमोनिया उत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। ये किसमें होती है दोस्तों, जो मछलियां होती है, मीठे पानी की जो मछलियां होती है, कम पानी में जो रहती है तालाब वगैरह में, उसमें उभयचर जैसे मेढक वगैरह जो पानी में भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, उनमें, और जलीय कीट छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो जल में रहते हैं उनमें दोस्तों ये प्रक्रिया जो लागू होती है जिसमें अमोनिया उत्सर्जित किया जाता है। और अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए दोस्तों जो जल की आवश्यकता है या पानी की आवश्यकता वो है बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेकंड जो इसका भाग है नाइट्रोजनी अपशिष्ट का, वो है यूरिया। तो दोस्तों ये किसमें पाया जाता है? स्तनधारी और समुद्री मछलियों में। तो स्तनधारी में आप जो जानवर है उनको ले सकते हो, इंसानों को ले सकते हो दोस्तों, उनमें यह प्रक्रिया पाई जाती है। तो इनमें क्या होता है कि दोस्तों यूरिया कहाँ से बनता है? तो सबसे पहले जो कोशिकाएं हैं दोस्तों, कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत का मतलब होता है लीवर। तो लीवर क्या करता है दोस्तों, जो विभिन्न कोशिकाओं द्वारा अमोनिया उत्सर्जित होता है उसको किसमें बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। और यूरिया को जो है हम वृक्कों द्वारा, जिसे किडनी भी कहा जाता है, तो किडनी द्वारा दोस्तों हम शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं मूत्र के रूप में। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों इसका तीसरा भाग है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल कहाँ होता है दोस्तों, ये पक्षियों में, सरीसृपों में रहने वाले जो जीव होते हैं उनमें, या कीटों में, कीट पतंगे जितने भी होते हैं उन सब में दोस्तों अमोनिया को जो है यूरिक अम्ल में परिवर्तित करके यूरिक अम्ल का दोस्तों जो निर्माण होता है उसको क्या करते हैं, अत्यंत कम जल के साथ गोलिका, जिसको हम पक्षियों की जो कीट कह सकते हैं दोस्तों, उनके रूप में या पेस्ट के रूप में जो शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये मेन किसमें पाया जाता है? पक्षियों और सरीसृपों में रहने वाले जो भी जीव है और छोटे मोटे कीट पतंगों में। अब दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की। इंसानों में पाया जाने वाला, मानवों में पाया जाने वाला जो उत्सर्जन तंत्र के उसके कितने भाग होते हैं, ये किस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है संपादित होती है। तो दोस्तों इसमें देखिए, इस तंत्र में जो मुख्य रूप से जो उपयोग होने वाले जो अंदर के अंग है शरीर के, उनकी हम बात करें दोस्तों, इसमें 2 तो वृक्क काम आते हैं, 2 किडनियां हमारे काम आती है। उसके बाद दोस्तों एक इसमें मूत्राशय जिसको ब्लैडर कहते हैं वो काम आता है दोस्तों। इसमें 2 मूत्र वाहिनियां जिनको यूरेट्रस कहते हैं वो काम आती है, और एक मूत्र मार्ग यूरेथ्रा। इसका जो ये 3 जो 4-5 जो यहाँ दे रखे दोस्तों, ये मानव उत्सर्जन के जो प्रमुख अंग है। यहाँ हम देख लेते दोस्तों, ये हमने एक चित्र बना रखा है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये 2 किडनियां लगा रखी, इस साइड और इस साइड, है ना, बाएं वाले बाएं किडनी और राइट वाली दाएं वाली दाएं किडनी। इसके बाद दोस्तों हम देखें तो ये इधर अधिवक्त जो ग्रंथि है, ये मूत्र वाहिनी जो है 2 होगी दोस्तों इसमें। फिर ये वाला हो गया पृष्ठ महाधमनी हो गया, ये वाली महाशिरा हो गया, ये वर्धमनी होगी, इधर ऊपर वाले वर्ग शिरा होगी। उसके बाद दोस्तों ये पूरा हमारा ब्लैडर मूत्राशय है। ये दोस्तों यहाँ होता है मूत्राशय अवरोधिनी, जो क्या करती है, मूत्र को जो है रोक के रखती है, बहने नहीं देती। और उसके बाद दोस्तों ये यहाँ हो गया मूत्र मार्ग, जहाँ से हमें मूत्र को जो है दोस्तों नाइट्रोजन अपशिष्ट को यहाँ से त्याग दिया जाता है। दोस्तों देखिए आगे की जो संरचना में हम देख लेते हैं वृक्क या जो किडनियां होती है उनके बारे में जो है डिटेल जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये प्रमुख और मुख्य अंग है। तो दोस्तों ये कहाँ कहाँ काम आता है, देखिए ये क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है दोस्तों, किडनी के द्वारा जो है 75 से 80% तक, 75 से 80%, 75 to 80% जो भी
अपशिष्ट जो पदार्थ है दोस्तों वो तरल रूप में जो है बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। सेकंड हम बात कर ले इसमें शरीर में स्रावित रसों का नियंत्रण है दोस्तों, कोई किसी भी प्रकार के जो हार्मोन है रस है उनका नियंत्रण भी जो है हमारा वृक्क या किडनी ही करती है। इसके आकृति की बात कर ले तो दोस्तों ये होती है सेम के दाने की जैसे आप ये आकृति देख सकते हो, मैंने एक हिस्सा यहाँ बड़ा सा बना रखा। सेम के जो दाने होते हैं उनकी आकृति की तरह होती है। और दोस्तों उसके बाद हम बात कर ले दूसरी, तो ये गहरे भूरे रंग के जो होते हैं दोस्तों किडनी का जो रंग होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर ले तो ये कहाँ स्थित होता है, तो उधर गुहा में पीठ की ओर। दोस्तों ये हमारी जो पीठ है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये मेरी जो पीठ है इसके दोस्तों रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर उधर गुहा में, मतलब पीछे एक हिस्सा इधर है एक हिस्सा इधर, लेफ्ट ये राइट और ये लेफ्ट वाला, ये यहाँ पीछे की ओर दोस्तों स्थित होते हैं रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर। ये रीढ़ की हड्डी बीच में आप देख सकते हो, इसके दोनों ओर ये स्थित होते हैं दोस्तों। इनकी मध्य सतह पर एक रवांश होती है दोस्तों जो हाइलम कहलाती है, रवांश होती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हाइलम कहलाता है। उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों मूत्र नलिका, तंत्रिका एवं रक्त वाहिनियां हाइलम से वक्र में प्रवेश करती है दोस्तों। जहाँ हाइलम जो बन रखा होता है दोस्तों, ये देखिए जो यहाँ का ऐसा मध्य का ऐसा हाइलम या यूं कह लो अंदर जाने वाली जो सतह है, वहीं से क्या होता है मूत्र नलिका होगी जो दोस्तों आप देख सकते हो, ये रहा मूत्र वाहिनियां, ये यहाँ से प्रवेश कर रही है। उसके बाद तंत्रिकाएं हो गया, रक्त वाहिनियां हो गया, ये सब दोस्तों ये इसी हिस्से से, ये यहाँ वाला जो हिस्सा है ये हाइलम कहलाता है, यहीं से ये सारी जो चीजें किडनी में या वक्र में जो है प्रवेश करती है। उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों हाइलम में जो है दोस्तों कीपाकार, कीप के आकार की दोस्तों वृक्कीय श्रेणियां पाई जाती है, किडनी की छोटी छोटी जो श्रेणियां पाई जाती है। उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों प्रत्येक वक्र में दो भाग होते हैं, जो प्रत्येक किडनी होती है, ये जैसे मैंने आपको इधर वाले बता रखी, एक बाएं जो किडनी है, लेफ्ट जो किडनी वो बता रखी दोस्तों। तो ऐसे जो दो होते हैं, इसमें प्रत्येक किडनी के दोस्तों कितने भाग होते हैं, दो भाग। बाहरी जो वल्कुट कहलाता है या उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और भीतरी मध्यांश जिसको दोस्तों मेडुला कहते हैं, ये दो भाग होते हैं प्रत्येक किडनी के। उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों प्रत्येक वक्र कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है। हर एक किडनी में उत्सर्जन इकाइयां दोस्तों कई लाखों की संख्या में दोस्तों होती है, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन की संरचना भी हम यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये नेफ्रॉन की संरचना है जो ये यहाँ बना रखा है, मतलब ये जो एक हिस्सा दोस्तों जो वृक्काणु कहलाता है। या इसकी हम बात करें तो इसको मैंने यहाँ बड़ा करके दिखा रखा है दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, इस जो है यहाँ से रक्त अंदर जाता है और उसके बाद ये नेफ्रॉन बन रखा है, ये गुच्छिकाएं बन रखी है दोस्तों, इससे क्या होता है ब्लड साफ होता है और यहाँ से जो है ये मूत्र यहाँ उत्सर्जित कर दिया जाता है, ब्लड जो है वापस शरीर में भेज दिया जाता है। अब उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। जो नेफ्रॉन पढ़ रहे हैं हम दोस्तों, ये छोटे छोटे गुच्छाकार या यहाँ आप जो चित्र देख सकते हैं, ये जो नेफ्रॉन है इसके हम बात कर ले तो दोस्तों इसमें दो भाग होते हैं। हम एक पहले भाग की बात कर ले कि पहला भाग कौन सा होता है, वो होता है दोस्तों बोमेन संपुट। बोमेन संपुट आप देख सकते हो दोस्तों, ये रहा बोमेन संपुट, यहाँ से ये जो गुच्छाकार जो आकृति में पाया जाता है बोमेन संपुट कहलाता है। इसके हम बात कर ले दोस्तों ऊपरी भाग में पाए जाने वाला ये कप के आकार का एक थैला है। पहले तो बात ये है कि दोस्तों ये कप, जैसे हम कीप देखते हैं या कप देख लो, इस प्रकार का जो ये एक थैले नुमा संरचना होती है। इसमें शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का गुच्छा होता है दोस्तों। ये यहाँ पे ये छोटी छोटी जो दोस्तों बोमन संपुट का आप देख सकते हैं, ये अंदर जो कोशिकाओं का ये खूब सारा ये गुच्छा बन रखा होता है। आप यहाँ भी देख सकते हो ये गुच्छा बन रखा होता है, और ये गुच्छा होता है किसका है दोस्तों, अभिवाही धमनियों का, धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लोमेरुल्स कहते हैं। ग्लोमेरुल्स जो है इसी को कहते हैं। और इसका एक सिरा दोस्तों, एक सिरा होगा जो अपशिष्ट जो है युक्त गंदा रक्त, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ मिल रखे होंगे, नाइट्रोजनीय पदार्थ मिल रखे होंगे, जो अपशिष्ट पदार्थ, एक सिरा जो है वक्र धमनियों से, तथा दूसरा सिरा बात कर ले हम दोस्तों जिसमें शुद्ध रक्त होगा, वो वक्र सिरा से जुड़ा होता है। ये दोनों यहाँ से जुड़ा होता है, एक सिरा ये हो गया, एक सिरा मतलब एक सिरे से तो दोस्तों जो है ये देख लीजिए जो अशुद्ध रक्त अंदर आ रहा होगा, एक से जो है मूत्र के निष्कासन के बाद शुद्ध रक्त बाहर जा रहा होगा, एक ही ऐसा दोनों जो जुड़े होते हैं। उसके बाद बात हम कर ले दोस्तों वक्र नलिका, दूसरा जो हिस्सा आता है दोस्तों वक्र नलिका। तो बोमन संपुट के बाद हम देख लेते दोस्तों ये पूरी जो ये घूम घूम के इधर जा रही है आगे की जो भी ये दोस्तों वक्र नलिका कहलाती है। बोमन संपुट के निचले सिरे से प्रारंभ होकर होने वाली नलिका, जिसका दूसरा हिस्सा मूत्र एकत्रित करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये पूरा ये यहाँ से लेके ये यहाँ मूत्राशय, ये पूरी दोस्तों ये है जो मूत्र इकट्ठा करने वाली जो है नली है, जो नलिका के अंतर्गत आती है, वक्र नलिका में जो है इसका हिस्सा आता है। उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों मध्य भाग में एक हेयर पिन की नुमा संरचना होती है। आप दोस्तों ये देख सकते हैं हेयर पिन मतलब ये इस टाइप से,
ये इस टाइप से ये रहा दोस्तों, ये हेयर पिन के टाइप की संरचना है जिसको हेनले लूप जो है दोस्तों कहा जाता है, और हेनले लूप का निर्माण ये करती है। ये जो नलिका इस प्रकार की बन रखी है, यहाँ आप देख सकते हो, ये हेनले लूप का निर्माण करती है। और इसकी हम बात करें दोस्तों तो यहाँ से जो नेफ्रॉन के जो पास में जो है ये समीपस्थ नलिका कहलाती है। फिर यहाँ से आगे आप जाओ, देखो दोस्तों, ये यहाँ से जो है सक्रिय होगी, छोटी होगी, तो ये अवरोही भुजा कहलाती है। उसके बाद हेनले लूप आता है, हेनले लूप के बाद जो आरोही भुजा आती है दोस्तों, आगे चल रही, ये वाला हिस्सा जो कहलाता है नेफ्रॉन का दूरस्थ नलिका कहलाता है। और इसके बाद जो है दोस्तों मूत्राशय मार्ग को जो है मूत्र चला जाता है। तो ये एक किडनी की दोस्तों इसमें मुख्य संरचना बता रखी, जिसमें क्या यहाँ हम एक और बात कर ले तो दोस्तों देखिए, इसको जो बड़े हिस्से में हम देखा जाए तो अवशिष्ट युक्त दोस्तों गंदा पदार्थ है, जो गंदे जो भी चीजें यहाँ से शरीर इसके अंदर किडनी के अंदर एंटर हो रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो शुद्ध रक्त बाहर आता है छानने के बाद, और जो भी अवशिष्ट बचते हैं दोस्तों वो यूरिन के रूप में यहाँ से उत्सर्जित हो जाते हैं। फिर ये देखिए दोस्तों मध्यस्थ पिरामिड कहलाता है। उसके बाद ये वर्क का जो है दोस्तों या किडनी का जो पूरा आवरण कहलाता है बाहर की ओर, ये जो दोस्तों यहाँ वल्कुट है। और उसके बाद ये दोस्तों वक्र हो गया, पूरी संरचना या किडनी की संरचना है। और इस हिस्से को हम एक वाले, ये सारे हिस्से ऐसे कैसे, इसको हम बड़ा करके देखें तो इस टाइप से होता है। ये जो गुच्छे इधर लगा के नेफ्रॉन होता है, जिसको नेफ्रॉन को हमने यहाँ बड़ा करके ये देख लिया। अब हम दोस्तों आगे देखेंगे कि जो मूत्र का जो निर्माण है दोस्तों होता कैसे, आखिर ये उत्सर्जन होता कैसे, ये क्या प्रक्रिया, उसके बारे में हम जो आगे जानेंगे। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है। तो दोस्तों ये 3 चरण में संपादित होती है। फर्स्ट हो गया गुच्छे निस्पंदन, उसके बाद हो गया दोस्तों पुनः अवशोषण, और तीसरा हो गया दोस्तों अवशोषण। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है दोस्तों हम देख लेते हैं। वक्र में प्रवाहित रक्त, दोस्तों रक्त जो होगा वो अपशिष्ट पदार्थों से युक्त होगा, वो वक्र धमनी द्वारा लाया जाता है दोस्तों। यहाँ से ये वक्र धमनी आप देख सकते हो, यहाँ से अपशिष्ट पदार्थों से ये जो युक्त है वो वक्र धमनी द्वारा दोस्तों जो है किडनी में या वक्र में लाया जाता है। उसके बाद दोस्तों रक्त का जो निस्पंदन है, मतलब छानने का जो कार्य है, रक्त को छानने का जो कार्य है वो नेफ्रॉन में किया जाता है। और यहाँ आप देखोगे दोस्तों प्रति मिनट 1000 से लेके 1200 ml या मिलीलीटर जो रक्त का जो है निस्पंदन किया जाता है दोस्तों, इसको छाना जाता है। यहाँ रक्त में से देखो दोस्तों क्या क्या जो छान लेते हैं, ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल और यूरिया, इन सभी पदार्थों का जो है दोस्तों बोमेन संपुट में जो है निस्पंदन कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। यहाँ से जो क्या होगा दोस्तों, जो काम की चीजें है वो वापस अपशिष्ट मतलब जो है अवशोषित कर ली जाएगी, और जो वेस्टेज है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद होता है दोस्तों ये निस्पंदन वक्र नलियों से गुजरता है। इसकी दीवारें किसकी बन रखी होती है, घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। जो निस्पंद में से जो दोस्तों काम की चीज बची, कौन सी, ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, जैसे उपयोगी पदार्थों का दोस्तों पुनः अवशोषण कर लेती है। मतलब जो अवशोषण का जो है दूसरा चरण वो भी दोस्तों यहाँ संपन्न हो जाता है, जिन्हें फिर से रक्त में प्रवाहित कर दिया जाता है। क्योंकि ये काम की चीजें तो बाहर निकाल के तो कोई जरूरी है नहीं, तो इसको क्या करते हैं फिर से रक्त में बहा देते हैं, जिससे शरीर के काम में वहां एनर्जी प्रदान करे। उसके बाद आता है दोस्तों नेफ्रॉन द्वारा अवशोषण के पश्चात। अब नेफ्रॉन से दोस्तों अवशोषण हो गया, इसका मतलब क्या है, रक्त जो हमारा साफ हो गया। साफ रक्त को अपवाही धमनी का संग्रहित करती है, अपवाही धमनी का जो है दोस्तों संग्रहित करते हैं ताकि वापस शरीर में भेजा जा सके। अवशोषण के पश्चात शेष बचा यूरिया। दोस्तों अवशोषण में जो यहाँ 4 चीजें थी, ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल और यूरिया, तो दोस्तों इन तीनों का तो जो है अवशोषण हो गया, फिर से जो अवशोषण हो गया, फिर बचा दोस्तों यूरिया। तो ये यूरिया जो आपका मुख्य रूप से दोस्तों मूत्र का निर्माण करता है। और दोस्तों मूत्र का निर्माण करने के बाद क्या होता है, इसे संग्रहण नलिका में भेज दिया जाता है। संग्रहण नलिका से ये मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है दोस्तों, जहाँ से मूत्र जो है मूत्राशय में दोस्तों ब्लेडर में जो भेज दिया जाता है, जहाँ पे पर्याप्त जो है दोस्तों मूत्र इकट्ठा होने के बाद क्या करता है कि ब्लेडर में दोस्तों दबाव बढ़ता है। वहां से क्या होता है दोस्तों, सिग्नल जाता है हमारे दिमाग तक, और हमारा दिमाग जो है दोस्तों एक ऐच्छिक जो है सिग्नल देता है कि भाई इसको जो है मूत्र को अब आपको उत्सर्जित कर देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए। तो वो काम किया जाता है दोस्तों। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये एक संदेश देता है, जिससे मूत्र का जो है उत्सर्जन कर दिया जाता है। अब दोस्तों मूत्रण मतलब मूत्र का जो उत्सर्जन करने में जो शामिल होती है दोस्तों तंत्रिका तंत्र, उसको दोस्तों मूत्रण जो है परिवर्त कहा जाता है, जो इस प्रक्रिया में शामिल है। तंत्रिका तंत्र जो ये सिग्नल देती है, सिग्नल लेती है। उसके बाद हम बात कर लें दोस्तों उत्सर्जन में और कौन कौन से अंग, ऐसे शरीर में हमारे पास और कितने जो है अपशिष्ट पदार्थ है जिनका मूत्र के अलावा भी उत्सर्जन होता है, तो हमको उन अंगों के भी बारे में जान लेना चाहिए। हम यहाँ उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ 3 प्रकार के अन्य अंग और उत्सर्जित होते हैं। पहले हो गया फेफड़े, जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम
या श्वसन जो तंत्र था उसमें अच्छे से पदार्थ दोस्तों वो CO2 को जो है सांस के साथ जो बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। उसके बाद हम दूसरा बात करें दोस्तों त्वचा, हमारी जो जितनी भी स्किन है शरीर की वो क्या करती है दोस्तों, देखिए यूरिया लैक्टिक अम्ल को तो पसीने के साथ जो है बाहर निकाल देते हैं। हम कोई काम करते हैं, गर्मी होती है तो पसीना निकलता है, उसमें यूरिया लैक्टिक अम्ल बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों स्टेरॉल और हाइड्रोकार्बन, इन दो को जो है सीबम के साथ ये जो शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देती है हमारी जो त्वचा है। तीसरा हम बात करें दोस्तों यकृत या लीवर, तो इसमें क्या होता है दोस्तों बिलिरुबिन, बिलिरुबिन और विटामिन, स्टेरॉइड्स, हार्मोन आदि का जो है दोस्तों मल के साथ जब हम फ्रेश होते हैं तो हमारे मल के साथ जो है दोस्तों उत्सर्जित किया जाता है। तो कुछ मल के रूप में, कुछ मूत्र के रूप में और कुछ पसीने के रूप में जो है हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। इसलिए दोस्तों बीमारियों से बचने के लिए समय समय पर इनका उत्सर्जन करना जरूरी है। शरीर से पसीना आए, मल मूत्र को भी हमें समय पर त्याग देना चाहिए, जिससे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ कम से कम बचे और हमारा शरीर जो दोस्तों स्वस्थ रह पाए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था दोस्तों उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप जो है कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। और दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे क्या होगा दोस्तों नए आने वाले वीडियो है आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।